दोस्तों, पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के पूर्वी सिरे पर मौजूद है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ध्यान से समझ लो कि वेस्ट एशिया के अंदर ईस्टर्न साइड ऑफ अरब पेनिनसुला में आपको मिलेगा यूएई, जो कि फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ और ओमान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ ओमान से सटा हुआ है, घिरा हुआ है। इसका मतलब यूएई की जो पोजीशन है वो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास लाती है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% क्रूड ऑयल निकलता है। इस खास जगह पर होने की वजह से ही यूएई का काफ़ी डेवलपमेंट भी हुआ है और इंटरनेशनल मार्केट में यूएई का रोल बहुत क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि यूएई को 2 दिसंबर 1971 यानी कि 2 दिसंबर 1971 को फ्रीडम मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। इस डेट को आपको याद रखना है। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड की बात करोगे तो 22.30 डिग्री नॉर्थ से लेके 26.10 डिग्री नॉर्थ तक जाता है और देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड जो है वो 51 डिग्री ईस्ट से लेके 56.25 डिग्री ईस्ट तक जाता है। इसका मतलब यहाँ से थोड़े से हिस्से से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजर जाती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका क्षेत्रफल लगभग 83,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी कि भारत के कुछ एक राज्यों के ही बराबर है ये। हालांकि कतर के मुकाबले ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसे आपको याद रखना है। एक बात आप याद रखना कि फारस की खाड़ी में बहुत से ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं जिस पर इसका विवाद चल रहा है सऊदी अरब के साथ। यही कारण है कि इसका कुल क्षेत्रफल थोड़ा सा अनिश्चित है, क्योंकि ये विवाद हल होने चाहिए, उसके बाद निश्चित क्षेत्रफल आप जान सकते हो। सीमाओं की बात करें तो इसकी जो भूमि सीमा है वो 3 देशों से लगती है। पूर्व और उत्तर पूर्व में ओमान से लगती है, लगभग 609 किलोमीटर लंबी। पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में ये सऊदी अरब से लगता है, लगभग 457 किलोमीटर लंबा। उत्तर पश्चिम में ये कतर से लगता है, यानी कि 19 किलोमीटर लंबा। इस हिसाब से इसकी टोटल ज़मीनी सीमा लगभग 1066 किलोमीटर की हो जाती है। एक बात याद रखना कि यूएई का जो कतर के साथ बॉर्डर लगता है वो थोड़ा सा विवादित है, कंट्रोवर्शियल है, तो इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी हो जाता है। बात करें इसकी तट रेखा के बारे में तो यूएई जो है वो फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट के किनारे पर लगभग 650 किलोमीटर से अधिक तक फैला हुआ है। इस तटरेखा का जो अधिकांश भाग है वो नमक के मैदानों से बना हुआ है, जो अंदर तक फैले हुए हैं। ओमान की खाड़ी की बात करोगे तो 90 किलोमीटर तक की इसकी तटरेखा हो जाती है, तो इस हिसाब से एक अच्छा खासा एरिया जो है ये समुद्र के साथ शेयर करता है। बात करें यूएई के समुद्री दावों के बारे में तो ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले आता है प्रादेशिक समुद्र यानी कि टेरिटोरियल सी, जो कि आपके किनारों से 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक फैला होता है, 22.2 किलोमीटर। उसके बाद आता है कंटिग्यूअस सी यानी कि सन्निहित क्षेत्र जिसको आप कहते हो, ये लगभग 24 समुद्री मील यानी कि 44.4 किलोमीटर तक फैला होता है, 44.4 किलोमीटर तक। इसके बाद आर्थिक क्षेत्र आता है, इकोनॉमिक जोन जिसको आप कहते हो, वो लगभग 200 समुद्री मील तक फैला हुआ होता है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। और आखिर में आता है आपका महाद्वीपीय शेल्फ जिसको आप कहते हो। ये जो है द्वीप का ही विस्तार माना जाता है, मतलब जो ज़मीन समुद्र के नीचे होती है उसको देश की ही माना जाता है। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं या फिर महाद्वीपीय शेल्फ। इसके बारे में मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता रखा है, अगर आप देखना चाहो तो इसे जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। बात करें यूएई के प्रमुख शहरों के बारे में जिसमें इसकी राजधानी भी आती है, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 7 प्रमुख शहर हैं, जिनको 7 प्रमुख अमीरात भी आप कह सकते हो, जिनसे मिलकर के ये बना है। सबसे पहले आता है आबू धाबी, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। मैं आपको बता दूं कि आबू धाबी जो है वो लगभग 67,340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि देश का लगभग 84% है। इसका मतलब यही सबसे बड़ा अमीरात है इन 7 अमीरातों के बीच में। ये जो है संघीय राजधानी के रूप में कार्य करता है और 200 द्वीपों के साथ 700 किलोमीटर लंबी तटरेखा का दावा करता है। अब इतनी बड़ी जमीन है तो जाहिर सी बात है जितने भी इंडस्ट्रीज लगेंगे, जो भी उद्योग लगेंगे, वो इसी के ऊपर लगेंगे और इसी को यूएई की रीढ़ कहा जाता है, मतलब आर्थिक रीढ़ कहा जाता है। तो अच्छा खासा पैसा कमाता है आबू धाबी। दूसरे नंबर पर आता है दुबई। दुबई जो है उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लगभग 4,114 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कुछ एक द्वीपों को छोड़ दो तो समझ लो कि 5% एरिया है पूरे यूएई का। इस चीज़ को आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा अमीरात है ये। यूएई का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इसे ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है।
व्यापार भी बहुत ज़्यादा होता है। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पर्यटन बहुत ज़्यादा ही होगा, लोग घूमने भी आते हैं, तो इस पर्यटन से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है यूएई को। यूएई बड़ा स्मार्टली तरीके से दुबई का इस्तेमाल करता है। वो यहाँ पर बहुत से बंदरगाह बना रहा है, जिसको पोर्ट आप कहते हो, बने हुए हैं, हवाई अड्डे बने हुए हैं, तो जितना भी वैश्विक सामान आता जाता है वो यहीं से आता जाता है। अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान कुछ भेजना हो या पाकिस्तान से इंडिया कुछ भेजना हो, तो होगा ये कि वो दुबई के माध्यम से ही होके आएगा। तो ऐसे में दुबई एक अच्छा खासा केंद्र बन जाता है जहाँ पर चीज़ें आती हैं और जहाँ से चीज़ें जाती हैं, और इसका फ़ायदा यूएई को अच्छा खासा मिलता भी है। तो दुबई अपने आप में वित्तीय केंद्र हो जाता है, फाइनेंशियल सेंटर हो जाता है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे आता है आपका शारजाह, जो कि आपका 2590 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यूएई के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.3% रखता है। मैं आपको बता दूं कि यूएई का तीसरा सबसे बड़ा अमीरात है ये। शारजाह जो है वो मुख्य रूप से अपने जल दृश्यों के लिए जाना जाता है और अपने शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से शैक्षणिक संस्थान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एजुकेशन की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा विकास कर रहा है, तो इस चीज़ को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। शारजाह के बाद आता है आपका अजमान। अजमान जो है वो 7 अमीरातों में से सबसे छोटा माना जाता है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 259 वर्ग किलोमीटर है, काफ़ी छोटा है। इस जगह पर आपको बहुत से रेतीले समुद्र तट देखने को मिलेंगे और साथ ही बहुत से पर्वत देखने को मिलेंगे। मेनली जो हज़र पर्वत है, हज़र पर्वत श्रृंखला, अभी मैं आपको बताऊंगा, तो उससे प्रभावित है ये, उसने इसको प्रभावित किया हुआ है, परिभाषित किया हुआ है। तो ये एरिया जो है वो थोड़ा सा रेतीला हो जाता है और थोड़ा सा पहाड़ी भी हो जाता है, तो ये भी देखने लायक है। इसके बाद आता है आपका अल कुवैन। ये जो है यूएई का दूसरा छोटा और कम आबादी वाला अमीरात है। इसका क्षेत्रफल लगभग 720 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और पूरे यूएई का ये लगभग 1% के बराबर है। इसके बाद आता है रास अल खेमा, जिसको RAK भी कहा जाता है। 1684 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरे यूएई का लगभग 3.16% है। ये जो है चौथा बड़ा अमीरात है और ऐतिहासिक रूप से अपने समृद्ध बंदरगाह और उत्कृष्ट मोतियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए RAK की अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है वहाँ पर, तो ये चीज़ देखने वाली है। और इसके बाद आखिरी अमीरात आता है फुजेरा। इसका नाम आपने सुना होगा। विशिष्ट रूप से ये आपके यूएई के पूर्वी तट में आपको देखने को मिलेगा, ओमान की खाड़ी के किनारे। फुजेरा में ही एक इम्पॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है दिब्बा शहर, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसका जो कुल भूभाग है वो लगभग 1450 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और जो आपका हॉर्मुज जलडमरू मध्य है उसकी स्थिति इसके काफ़ी करीब हो जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फुजेरा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है व्यापार और ऊर्जा के लिए। तो फुजेरा अपने आप में इंपॉर्टेंट है, दुबई है, शारजाह है और अबू धाबी तो सबसे ज़्यादा है, तो इन सबको आपको ठीक तरीके से याद रखना है। इसके बाद अगर हम यूएई की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आती है वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं। मैं आपको बता दूं कि यूएई में हज़र पर्वत, जिसे जिबाल अल हज़र अल गरबी भी कहते हैं, एक बहुत ही खास और बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत फारस की खाड़ी के पास रास मुसन्नम प्रायद्वीप से शुरू होते हैं और यूएई में लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर फैले हुए हैं। ये ओमान में भी आपको 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक दिखाई देंगे, जिन्हें पूर्वी हज़र पर्वत भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्वत हैं ये यूएई के मौसम को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं। होता यह है कि जब नमी वाली हवा उठती है वो इन पहाड़ों से टकराती है, टकराकर ये ऊपर उठ जाती है और ज़्यादा ऊपर उठती है तो वो ठंडी होने लगती है और बादल बना लेती है, जिससे कि बारिश होती है। तो बारिश के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं पर्वत। साथ ही जो तेज़ हवा यहाँ पर चलती है यूएई के अंदर, वो जो है इन पहाड़ों से आके टकराती है, जिसकी वजह से उसकी दिशा बदल जाती है। तो इसका मतलब बारिश और हवाओं के लिए ये पर्वत बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अगर चोटियों की बात की जाए तो जेबेल जैस जो है यूएई का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो कि रास अल खुमा के अंदर मौजूद है, लगभग 1892 मीटर ऊंचा है। एक और आता है जेबेल हटीफ, जो कि 1108 मीटर ऊंचा है, अबू धाबी के अंदर है। इसके अलावा जबल अर रहरा जो 1691 मीटर ऊंचा है, ये भी रास अल खुमा के अंदर मौजूद है। जबल यिबिर आता है जो कि 1527 मीटर ऊंचा है, ये आपको फुजेरा में देखने को मिलेगा। और जबल अस-सय्य ये भी आपको देखने को मिलेगा, 1746 मीटर ऊंचा है। बात करें यूएई के जल विज्ञान के बारे में तो यूएई की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कोई स्थायी नदी नहीं है और यहाँ पर रेगिस्तानी इलाका आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नदियों की जगह कतर की तरह यहाँ पर भी आपको वादियाँ देखने को मिलेंगी। ये जो है पहाड़ के पास मिलने वाले अस्थायी पानी के स्रोत होते हैं। इनमें हमेशा पानी नहीं बहता है,
लेकिन जब भी बारिश होती है तो ये वादियाँ जो है पानी से भर जाती हैं और यहाँ पर छोटे छोटे तालाब और नदियाँ बन जाती हैं। ये जो वादियाँ हैं जानवरों और पौधों के लिए बहुत ज़रूरी मानी जाती हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट वादियों के नाम है जिनको आप याद रख सकते हो। एक तो है वादी अल बुराहा जो कि यूएई के पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेंगी। एक है वादी अल बीह, एक है वादी गलीला, एक है वादी शोका और एक है हट्टा इलाका। ये सब वादी वाले इलाके हैं। यहाँ कभी पानी होता है बारिश के अंदर, कभी ये सूख जाते हैं। अब पहाड़ों और वादियों के अलावा भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जगह पाई जाती है जिसका नाम है नखलिस्तान, जिसको ओसिस भी कहा जाता है। होता क्या है कि यहाँ के रेगिस्तानी इलाकों में कुछ एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ज़मीन के नीचे बहुत सारा पानी होता है, भरपूर पानी। जब ये पानी ऊपर आ जाता है तो इन जगहों पर जो है पेड़ पौधे उग जाते हैं और जीव जंतु रहने लगते हैं। तो इस आबाद जगह को ही नखलिस्तान कहा जाता है। लीवा नखलिस्तान जो है वो आबू धाबी के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा और अल बुराइमी नखलिस्तान जो है वो आबू धाबी और ओमान में फैला हुआ देखने को मिलेगा। ये दोनों ही नखलिस्तान इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नखलिस्तान क्या होता है तो आप कह सकते हो कि रेगिस्तान के बीच में एक आबाद इलाका होता है जो पानी की वजह से जहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब आखिर में हम यूएई के इम्पॉर्टेंट तेल क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 4 इम्पॉर्टेंट तेल क्षेत्र हैं। एक तो है ज़कूम जो कि यूएई का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है। दूसरा है बुरास। तीसरा है अल शाहीन, इसका नाम मैंने आपको कतर की वीडियो में भी बताया था। और चौथा है अल गशा। इसके अलावा भी कुछ एक पाए जाते हैं जैसे कि बाब हो गया, मुबैरक हो गया और शायफ हो गया। ये वो तेल क्षेत्र हैं जहां से यूएई जो है वो कच्चे तेल और गैस को निर्यात करता है और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है, मतलब जो बना बनाया उत्पाद होता है उसको खरीदता है। तो दोस्तों ये हो जाता है यूएई का बेसिक भूगोल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा हो। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।